हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया सीजीएल 2025 टीयर 1 के 13 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह पहला सवाल है जिसमें बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक है और 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/4। और अगला लाइन बोला है कि सी बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो यदि बी ए से 25% अधिक है तो ए को यदि 4 मानते हैं तो बी 4 से 25% अधिक यानी कि 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है। और सी बी से 20% अधिक है यानी कि बी यदि 5 है तो सी 5 + 1 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें ए और सी का रेशियो पूछ रहा है तो ए और सी का रेशियो क्या है 4:3 यानी कि 4:6 यानी कि 2:3। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक मशीन है जो हर सेकंड 0.375 लीटर पानी भरती है। ये 8 सेकंड में कितना पानी भरेगी। बिल्कुल सिंपल है, गुना करना है। यानी कि 1 सेकंड में इतना भरती है तो 8 सेकंड में कितना भरेगी, तो इसको इंटू 8 कीजिएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 या 24 2.4 और 75 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी आप इसको एक चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए कि 125 इंटू 8 1000 होता है। ठीक है। तो इस 375 क्या है, 375 है 125 इंटू 3 है ना। और आपको पता है 125 इंटू 8 यदि 1000 बन रहा है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3000 हो जाएगा यानी कि 3 लीटर। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक छर है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है और उसका रेशियो दिया हुआ है तीनों हिस्से का। तो रेशियो को पहले फ्रैक्शन से सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनका रेशियो है 2:5 और 3:10 और 1:2। इसको सिंपल रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो बेस को सबको इक्वल बना लेते हैं, 10 से गुना करते हैं, मतलब 10 मान लेते हैं। तो 10 जब इसको बनाइएगा आप 2:5 को तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना होगा। ये तो ऑलरेडी 10 है, इसको जब 10 बनाइएगा तो ऊपर नीचे 5 से गुना कीजिएगा। अब देखिए सबका बेस 10 हो गया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4:3:5। पूछ रहा है कुल लंबाई 6 मीटर है तो इन तीनों का सम कितना है। तीनों का सम है 4 3 7 5 12। 12 = 6 मीटर दिया हुआ है सवाल में। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा टुकड़ा यानी कि 3 मीटर का वैल्यू। तो 12 यूनिट बराबर 6 मीटर दिया हुआ है तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। यानी कि सबसे छोटा हिस्सा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर का। अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक विक्रेता है जो दो प्रकार की कॉफी बीन्स को मिलाता है। एक की कीमत 120 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरे की कीमत 180 रुपया प्रति किलोग्राम है। यानी कि दो कॉफी बीन्स को मिलाता है। एक की कीमत, एलिगेशन का सवाल है, मिक्सचर एलिगेशन का। एक 120 रुपये किलो है, एक 180 रुपये किलो है। और इसको किस अनुपात में मिलाया जाता है 1:2 के रेशियो में। तो इसका फाइनल प्राइस निकल के आ जाएगा, मिक्सचर का प्राइस। कैसे निकलेगा, तो देखिए एक चीज इसमें याद रखिएगा आप लोग कि इसके बीच का जो अंतर होता है ना, वही इनके रेशियो का सम होना चाहिए। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे यदि 180 में से एक घटाते हैं तो 179 लिखे या तो क्या लिखे, 120 में फिर 2 जोड़ना होगा तो ये क्लियर नहीं हो पाता है ऐसे में। तो हम क्या करते हैं ना, याद रखिएगा हमेशा इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इसके सम के बराबर कर लेते हैं, फिर इजीली निकाल सकते हैं कि मिक्सचर का क्या वैल्यू आएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है खुद बताइए, 120 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना है 60 है ना। यानी कि इसके बीच का डिफरेंस यदि 60 है तो इसके सम को 60 बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सम कितना 1 + 2 3 है ना। 3 को जब 60 बनाएगा तो 20 से गुना कीजिएगा तो ये भी 60 बन जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इन दोनों का सम बनाना है। तो इन दोनों का सम 3 है तो 3 को 20 से गुना करना होगा तो 60 होगा। तो 20 से गुना कीजिएगा तो ये 20 और ये 40। देखिए रेशियो सेम रहा आपका, रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, 1:2 है अभी भी। ये 20 और 40 का रेशियो तो वही है ना 1:2। अब आप यहाँ से आसानी से एलिगेशन निकाल सकते हैं। चाहे आप 180 में से 20 घटा लीजिए 160 लिख लीजिए, या तो आप 120 में से 40 जोड़ लीजिए, ये भी 160 ही आएगा। तो सिंपल तरीका से एलिगेशन निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना है कि यदि मान लेते हैं एक्स वाई ए बी दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इन दोनों के सम के बराबर बनाना है। क्लियर है। तो आ गया क्या, मिक्सचर का प्राइस 160 रुपया।
अब 160 रुपए के मिक्सचर को बेच कितना, मेरे सवाल में 152 में बेच रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 8 का। 160 के मिक्सचर को 152 में बेच रहा है, यानी कि 8 का नुकसान हो रहा है, और 16 का 8 5% है, 5% लॉस, क्योंकि 16 का 10% 16 होगा, 160 का 10% 16 होगा, तो 160 का 5% ही होगा ना 8। ठीक है, इतना फ्रैक्शन, इतना रेशियो छोटा सा तो आपको लोगों को आना चाहिए कैलकुलेट करने। ठीक है, ये भी नहीं आता है तो आप ऐसे करके डिवाइड करके निकाल लीजिए। 8 160 का कितना परसेंट होगा, इंटू 100, तो 8 से 20 बार में और 20 से 5 बार में 5% आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए, बी और सी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 40, 60 और 1 लाख का के रेशियो में, और इनका टोटल प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है, तो ए का हिस्सा निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो या तो रेशियो से निकाल लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, और उसको 40 से डिवाइड कर दीजिए, या तो ये देख लीजिए आसानी से कि टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना है। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 40, 60 और 1, यानी कि 40, 60, 1 लाख, और 2 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है इन तीनों को जोड़ के। और 2 लाख का 40 कितना परसेंट है, 20% है, तो प्रॉफिट में भी 20% का हिस्सा मिलेगा, यानी कि 40 का 20% 8,000। ये भी सिंपल था। ठीक है, या तो आप इस रेशियो में कर लीजिए, 4, 6 और 10 का रेशियो में बांटिए 40,000 को, 2:3:5, यानी कि टोटल कितना, 5 3 8 2 10, यानी कि 10 यूनिट बराबर प्रॉफिट है 40,000। इसमें आप लोगों को ए का प्रॉफिट पूछ रहा है, ए बी सी है ये, तो ए का प्रॉफिट कितना है, 2 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 40,000, तो 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8,000, जो आपको इजी लगे। अगला सवाल, अगला सवाल है कि ए और बी जो है एक खेत को साझा में लेते हैं रेंट पे। सेम सवाल है जो पिछले शिफ्ट में पूछा था, आई थिंक 13 सितंबर के शिफ्ट 1 में सेम सवाल पूछा है, बस उसमें डेटा अलग है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग पॉज कीजिए, बनाइए, कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए जो है, जो दोनों ए और बी रेंट पे लेता है किसी फील्ड को, तो उसको जिस रेशियो में यूटिलाइज करेगा उसी रेशियो में उनको रेंट पे करना होगा। ठीक है, अब किस रेशियो में यूटिलाइज कर रहा है ये दिया हुआ है सवाल में। ए जो है 5 महीने के लिए 20 घोड़ों को उपयोग करता है, तो 5 महीने, 5 मंथ, मंथ को लिखते ही नहीं है, 5 इंटू 20 घोड़े, 20 हॉर्स। ठीक है, हो गया। अब बी कर रहा है क्या कि 4 महीने के लिए 30 काऊ को, और 5 महीने के लिए 45 भेड़ को, भेड़ मतलब सिप। इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि 2 घोड़े यानी कि 2 हॉर्स इक्वल टू है 5 काऊ, और 3 काऊ इक्वल टू है 9 सिप्स, 9 भेड़। तो इसमें क्या करते हैं, सबको काऊ बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 हॉर्स बराबर 5 काऊ है, तो 20 हॉर्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से जब इसको आप 10 इंटू 2 हॉर्स लिख सकते हैं, और ये 2 हॉर्स बराबर 5 का हो जाएगा, तो टोटल 50 काऊ, तो 5 इंटू 50 काऊ। ठीक है, और यहाँ देखिए ये तो काऊ ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 120 काऊ प्लस 5 इंटू 45 सिप को जब आप काऊ में बदलिएगा, तो ये देखिए 9 सिप इक्वल टू 3 काऊ है, तो इसको लिख देते हैं 45 को 5 इंटू 9 सिप, और 9 सिप इक्वल टू 3 काऊ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 या 75 काऊ हो जाएगा, तो 120 काऊ प्लस 75 काऊ। देखिए अब काऊ काऊ का रेशियो आ गया, यहाँ से कितना है 250, और यहाँ से कितना है 120 प्लस 75, 195। इसको जब 5 से काटेगा तो ये कटेगा 25 गुना 2 50 बार में, और ये कटेगा 19 गुना 2 38 39 बार में। अब पूछ रहा है सवाल में ए रेंट का कितना हिस्सा चुकाएगा, तो जितना यूटिलाइज कर रहा है उतना ही चुकाएगा, तो 50 यूटिलाइज कर रहा है कितने पे, टोटल 50 और प्लस 30 89 पे, यही हिस्सा चुकाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें ए बी से दोगुना अधिक निवेश करता है। इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, दोगुना अधिक, दोगुना नहीं दोगुना अधिक, यानी कि ए और बी की जब बात करते हैं तो बी यदि एक इन्वेस्ट करता है तो इससे दोगुना अधिक, तो बी का दोगुना कितना हो जाएगा, 2, दोगुना अधिक यानी कि 1 प्लस 2 3। ठीक है, बी जितना कर रहा है उससे दोगुना अधिक, तो 1 का दोगुना 2, यानी कि 1 प्लस 2 3, टोटल 3 इन्वेस्ट कर रहा है। और बोला है कि 8 महीने के बाद ये अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल देता है।
ठीक है, तो इसको आधा करने के लिए ना हम इसका रेशियो 2:3 2:6 मान लेते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा आधा करने में। 2:6 हमने रेशियो मान लिया। और 8 महीने के बाद, यानी कि ये जो सिलसिला चला है 8 महीने तक चला है। 8 महीने के बाद ए ने आधा निकाल लिया, यानी कि 6 से कितना कर लिया 3, और बी अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है, यानी कि 2 से कितना कर देता है 6। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 75,000 है, तो ये 8 महीना यहाँ हो गया था, तो 4 महीना और ले लेते हैं, टोटल 1 वर्ष होगा। अब इसको लिख लेते हैं, ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो ये हो जाएगा 8 गुना 6 48, और प्लस में 4 तिया 12 इस पीरियड के लिए, 4 महीने वालों के लिए। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं बी का हो जाएगा 8 गुना 2 16 प्लस 6 चौके 24। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया 60, और यहाँ से आ जाएगा 40, यानी कि 3:2। तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अब देखिए यहाँ से टोटल कितना, टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट, तो 5 बराबर 75,000 दिया हुआ है। ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, ए का प्रॉफिट निकालना है ना, तो ए को 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 3 बराबर निकालना है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, यही होगा ना, 15 तिया 45,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 24 कर्मचारियों का एवरेज सैलरी 40,000 है। ठीक है, जो 24 स्टाफ हैं उनकी एवरेज सैलरी 40,000 है, तो 40,000 को हम लिख लेते हैं 40,000 हटा देते हैं सब में से। ठीक है, ये बाद में आंसर में आ जाएगा 40। अब इसमें से जो 8 सीनियर कर्मचारी हैं उनकी सैलरी दी हुई है 60,000, तो 60 लिख लेते हैं 1000 हटा के। पूछ रहा है कि जो अन्य कर्मचारी, अन्य कितने बचे, 24 में से 8 हो गए तो 16 और बचे, उनकी सैलरी कितनी होगी एवरेज, एक्स की वैल्यू पूछ रही। तो यहाँ से या तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, या तो जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे तो बताइए, यहाँ मल्टीप्लाई करके बता देते हैं आप लोग को। तो यहाँ से 24 गुना 4 96 960, और ये 8 छक्के 48 माइनस 480 बराबर 16x। ठीक है, ये आ जाएगा 480 बराबर 16x, तो x बराबर 480 बटा 16, यानी कि कितना आ गया 30। हमने 1000 छोड़ के माना था, तो आंसर क्या हो जाएगा 30,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेटर का एवरेज जो है 10 इनिंग तक 58 था, यानी कि 10 इंटू 58। ठीक है, और इसमें से जब एक इनिंग हटा लिया जाता है जिसमें उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था, तो मान लेते हैं उस एक इनिंग में इसने एक्स रन स्कोर किया था, उसको जब हटा लिया जाता है तो बचे हुए 9 इनिंग्स का एवरेज 54 हो जाता है। तो इसमें एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, या तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए एक्स का वैल्यू, सीधा सीधा 580 माइनस 400 540 और 54 586 हो जाएगा। 580 माइनस 486 यानी कि 94। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधा यहाँ से एक्स का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप जैसे एवरेज हम बताते हैं वैसे आप सोच सकते हैं कि यदि इनके पास, यहाँ देखिए पूरे नंबर का स्कोर 58 था एवरेज, इसके एक के जाने से बाकी 9 का एवरेज कितना हो गया 54 हो गया, यानी कि इस ये जो एक्स है ये हर एक 9 को 4 रन दे रहा था पूरे 9 इनिंग्स को, तभी तो इनका एवरेज बढ़ के 58 हुआ था। ठीक है, तो यदि हर एक को 4 रन दे रहा था तो पूरे 9 इनिंग्स को कितना दे रहा होगा 4 गुने 9, यानी कि 36 रन। इनका एवरेज 54 से 58 करने के लिए हर एक इनिंग को 4 रन एक्स्ट्रा चाहिए थे, यानी कि 9 इनिंग्स को 36 चाहिए था। तो ये 36 लेके आता होगा, तभी तो इसको हटाने से 36 हट गया, यानी कि इसके पास अपना 58 तो था ही एवरेज, और प्लस में 36 भी था जो ये इनको पास ऑन कर रहा था 9 इनिंग्स को, तभी इनका एवरेज भी 58 हो रहा था। तो इसका टोटल वैल्यू कितना था 58 खुद का और 36 पास ऑन कर रहा था, तो एक्स का टोटल वैल्यू 94 यहाँ से भी देख सकते हैं आप, या तो आप सिंपली कैलकुलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि टीम ए और टीम बी ने 3 राउंड में इतना स्कोर किया एक क्विज में, तो पूछ रहा है कि एवरेज स्कोर कौन से टीम का ज़्यादा था। तो आप इसको सीधा देख सकते हैं कि इसका एवरेज 40 आ रहा है ना, इसको जोड़ के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका यहाँ 40 है, इसका 2 जब इसको पास ऑन हो जाएगा तो इसका भी 40 हो जाएगा,
और इसको पास ऑन होगा तो इसको भी 40 हो जाएगा, यानी कि इसका एवरेज स्कोर 40 हो गया, ऐसे ही देख सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि सबके पास 40 से ज़्यादा है तो इसका एवरेज स्कोर ऑब्वियसली 40 से ज़्यादा होगा। तो कौन सा टीम का औसत स्कोर अधिक था? टीम बी का, इसका 40 से ज़्यादा था। ठीक है, अगला सवाल। एक टैंक में 3500 मिलीलीटर पानी है और इसकी पूर्ण क्षमता, मतलब टैंक का जो पूरा कैपेसिटी है वो 0.005 किलोलीटर है, तो टैंक का कितना प्रतिशत खाली है? तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि 1 किलोलीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो 0.005 किलोलीटर में कितना लीटर होगा? इसको 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 लीटर होगा। ठीक है, और एक बात और कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, ये भी आप लोगों को पता है। तो 5 लीटर इक्वल टू कितना ml हो जाएगा? 5 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 5000 ml। यही है सवाल कि एक टैंक की कैपेसिटी 5000 ml है और उसमें 3500 ml पानी है, तो कितना खाली है? 5000 ml में 5000 ml की कैपेसिटी है किसी टैंक की, उसमें 3500 ml पानी है, तो खाली 1500 ml है ना। तो 1500 ml खाली है तो कितना परसेंट खाली है? टोटल कैपेसिटी 5000 का, यही सवाल पूछ रहा है कि कितना परसेंट खाली है। तो 15 से खाली है, टोटल कैपेसिटी 15000, कितना आंसर आ जाएगा? 30%। डबल जीरो डबल जीरो सिंगल जीरो, 30% आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक स्टेशनरी सप्लायर है, सेम सवाल पिछले शिफ्ट में भी था, 13 सितंबर शिफ्ट 1 में शायद। ठीक है, एक स्टेशनरी सप्लायर है जो कि 8 बॉक्स ऑफ प्रीमियम पेन और सम बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन, मतलब 2 तरीके का पेन वो ऑर्डर करता है। ठीक है, एक तो प्रीमियम पेन हो गया और एक स्टैंडर्ड पेन हो गया। प्रीमियम पेन का बॉक्स का संख्या दिया हुआ है 8। ठीक है, इसका नहीं दिया हुआ है x, जैसा कि पिछले सवालों में था। और बोला है कि जो प्राइस है प्रीमियम पेन का वो दोगुना है स्टैंडर्ड पेन के प्राइस से। तो स्टैंडर्ड पेन का प्राइस यदि 1 मानते हैं तो प्रीमियम पेन का प्राइस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये बोला कि गलती से क्या हुआ कि ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, मतलब प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन 8:x के रेशियो में था, मतलब 8 क्वांटिटी इसकी थी, x क्वांटिटी इसकी थी, तो इंटरचेंज होके x क्वांटिटी इसका आ गया और 8 क्वांटिटी इसका आ गया। प्राइस तो हालांकि प्रीमियम का अभी भी 2 गुना है। ठीक है, तो अब जो बिल हो गया वो 25% ज़्यादा हो गया, बिल के में 25% की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पे जो बिल बन रहा था, तो 8 क्वांटिटी 2 यूनिट के प्राइस से कितना 16 और प्लस x क्वांटिटी 1 यूनिट के प्राइस से कितना x, इतना बिलिंग बन रहा था। अब बिलिंग बढ़ के क्या हो गया, चूंकि इंटरचेंज हो गया पेन की संख्या जो हमने ऑर्डर किया था, तो प्रीमियम पेन अब x क्वांटिटी आने लगे 2 के प्राइस से तो 2x, और प्लस स्टैंडर्ड पेन 8 क्वांटिटी आने लगे 1 के प्राइस से, तो कितना, ये हो गया नया प्राइस। और नया प्राइस पुराने प्राइस से 5% अधिक है, यानी कि 25% अधिक है। तो 25% का रेशियो में क्या होता है? 1/4, यानी कि ये यदि 4 है तो ये 5 है रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x का वैल्यू। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपसे क्या पूछा है? प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन की बॉक्स की संख्या का अनुपात। तो प्रीमियम पेन तो हमें पता है 8 बॉक्स है और स्टैंडर्ड पेन x बॉक्स है, यही पूछ रहा है, यही है ना रेशियो। तो 8:x का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8, इसकी वैल्यू क्या है? 4:5 है ना, 4:5। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 5x इक्वल टू 8x प्लस 32। यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 16। ठीक है, x इक्वल टू 16 आ गया, तो यहाँ पे रखिएगा आप, तो 8/16 यानी कि 1:2, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 1 लाख का प्रिंसिपल है जिसको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने साल के बाद जो अमाउंट होगा वो 1,33,100 रुपया हो जाएगा। तो यदि यहाँ से आपको दिख रहा है एक चीज कि ये जो है 1 लाख का अमाउंट, ठीक है, 1,33,100 हो जाता है, तो डबल जीरो यदि आप काट देते हैं तो ये कह सकते हैं कि 1000 कितना हो जाता है? 1331 हो जाता है। और आपको पता है कि 1000 10 है और 1331 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है,
तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर निकल गया कि 3 साल होगा। कैसे? तो आपको पता है कि यदि 10% की बात करते हैं तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि यदि अमाउंट 10 है तो 11 हो जाएगा 1 साल में। यही होता है ना 1/10 का मतलब। लेकिन यहाँ जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1 सालों के लिए तो ठीक है, जैसे ही 2 साल पे जाएंगे तो ये क्या होता है, 10 का स्क्वायर यदि प्रिंसिपल है तो 11 का स्क्वायर अमाउंट हो जाएगा। 3 सालों पे जाते हैं तो 10 का क्यूब यदि प्रिंसिपल है तो 11 का क्यूब अमाउंट हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सॉरी, तो सवाल तो यही है ना हमारे पास कि एक अमाउंट है जो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जा रहा है, मतलब ये यदि प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो जा रहा है। तो कितने सालों में होगा ये? ऑब्वियस सी बात है 3 सालों में होगा। क्लियर है? तो 3 साल का मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। वैसे भी आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं 10% के रेट पे, क्योंकि इससे सवाल बहुत बार पूछता है 10% का डेटा यूज करके, तो 10% के रेट पे चाहे किसी भी आप एग्जाम में देखें, हर एग्जाम में ये सवाल थोड़ा सा रिपीट होता है। तो 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10% पे, वो 10% ही होता है। क्लियर है? और 2 सालों के लिए जो होता है वो 21 होता है। ठीक है? 3 सालों के लिए जो होता है वो 33.1% होता है, और 4 सालों के लिए जो होता है वो 46.41% होता है। तो आप खुद देखिए कि 10 साल पे यदि कोई अमाउंट 33.1% हो जाती है, 33.1% ही ना, 1 लाख से यदि कोई 1,33,100 हो जाती है तो ठीक है, तो कितने सालों में होगी? 3 साल में। ऐसे भी आप देख सकते थे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी इतना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार को 125 रुपये की हानि हुई। यदि हानि प्रतिशत 5% था तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? अब देखिए, जो भी हमको लॉस होता है परसेंटेज, वो सीपी पे ही होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है, सीधा सीधा सवाल ये है कि सीपी का 5% लॉस हुआ तो 5% लॉस यानी कि 5/100 इक्वल टू दिया हुआ है कितने का लॉस है? 125 का। सीधा सवाल है। तो सीपी पूछ रहा है आपसे। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता था? तो ये 5 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि आंसर क्या हो गया? सीपी 2500। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5% का लॉस है। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक बुक सेलर है जो कि एक नोवेल को वाई रुपये में बेचता है और 10% का लॉस हो जाता है उसको। यानी कि मान लेते हैं कि जो बुक का कॉस्ट प्राइस है वो यदि 100 है, और जब उसको 10% लॉस पे बेच देता है, यानी कि कितने में बेचता है? सेलिंग प्राइस उसका 90 पे, तभी तो 10% लॉस हो रहा है। और यही 90 की वैल्यू वाई दी हुई है सवाल में कि 10% लॉस यानी कि वाई में बेच रहा है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 90। अब अगला लाइन इसने बोला है कि पुराने स्टॉक को निकालने के लिए, जो पुराना स्टॉक था उसको निकालने के लिए वो हर एक उपन्यास पे 0.8 वाई मार्क कर देता है। मतलब मार्क प्राइस क्या हो जाता है? 0.8 वाई हर एक बुक का, पुराने बुक का, जिसको अब वो निकालना चाहता है सेल में। तो 0.8 वाई का मतलब क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू यहाँ पे 90 है ना, तो 0.8 वाई मतलब 72 हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक बुक पे उसने अब कितना मार्क कर दिया? 72 रुपया मार्क कर दिया। ठीक है, बुक की सीपी कितनी थी? 100। मार्क कितना किया? 72, याद रखिएगा। और इसके बाद इसे अंकित मूल्य पे 5% की और छूट देता है, यानी कि इस 72 पे 5% की और छूट देता है। तो 72 का 10% 7.2 होता है। ठीक है, तो 5% कितना हो जाएगा? 3.6। ठीक है, वैसे आप लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि 72 गुना 5/100, इतना नहीं करना है। 72 का 10% 7.2, 10% मतलब एक जीरो आपको आगे कर देना है ना। ये यदि 100% है 72, तो एक जीरो आप आगे कर दीजिएगा तो 10% निकल गया। तो 10% यदि 7.2 है तो 5% ऑब्वियसली 3.6 होगा। तो 3.6 का जब डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने पे? ये बेच देगा 68.4 पे। 72 में से जब 3.6 घटाइएगा तो 68.4 आएगा। तो 68.4 पे यदि बेच रहा है तो उसको कितने की हानि हो रही है? आप खुद देखिए कि 100 की चीज जब वो 68.4 पे बेच दे रहा है तो उसको नुकसान कितने का हो रहा है? 31.6 का हो रहा है। ठीक है, 100 में जब आप 31.6 माइनस कीजिएगा तो 68.4 आ जाएगा। तो कितना परसेंट का नुकसान होगा? तो 100 में जो वैल्यू होती है वही परसेंट भी होती है, यानी कि 100 में जब 31.6 के नुकसान पे बेच रहा है तो 31.6%। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक आर्टिकल है
जो कि 800 पे मार्क किया जाता है, यानी कि आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया हुआ है 800, ठीक है, मार्क प्राइस 800 दिया हुआ है और दुकानदार इस पे 12% की छूट देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो 800 का 12% और 800 का 12% कितना होगा, 12×8 = 96, यानी कि 96 का छूट देता है। तो कितने में बेचता है, 704 रुपये में बेचता है। फिर भी इसको 8% का फायदा हो जा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी क्या है, ये पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप 8% बढ़ाइएगा तो ऑप्शन सेलिंग प्राइस 704 आ जाएगा, यही ना पूछ रहा है सवाल, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप 8% बढ़ाएगा तो सेलिंग प्राइस 704 आ जाएगा। या तो आप ऑप्शन से कैलकुलेट करके देख लीजिए आसानी से, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप किसका 8% बढ़ाएंगे कि सी पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं, यदि डिवाइड यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ा के देख लीजिए। तो एक्स का 108% इक्वल टू कितना है, 704। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, 704 इंटू 100/108। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 704 इंटू 25/27, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में और 4 से ये कट जाएगा 27 बार में, यानी कि x का वैल्यू आ गया 704 गुने 25/27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस सवाल को, जैसा कि हम कैलकुलेट कर नहीं करते हैं सवाल को ज़्यादा, तो हम यहाँ पे अप्रोक्स में सवाल बनाएंगे, या तो आप एग्जैक्ट भी बना सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं एग्जैक्ट आपको करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। मेरे पास सवाल में है 704 इंटू 25/27, इसको हमें कैलकुलेट करना है आसानी से। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 27 से कट जाए, या तो 9 से कट जाए, क्योंकि 27 9 से कट रहा है। तो हमें पता है इसका यूनिट डिजिट यदि 9 से कटेगा तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगा, लेकिन ये इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 7 4 11। तो इसको 9 बना लेते हैं। 9 बनाने के लिए 704 को 702 लिख देते हैं। तो यदि इसको 702 लिखते हैं तो आप देखिएगा परसेंटेज चेंज जो है वो 1/3% से भी कम है, क्योंकि 700 का 1% 7 होगा और हम बदलाव कितना कर रहे हैं, सिर्फ 2 का। तो 1% से भी बहुत कम, 1/3% चेंज कर रहे हैं। तो 1/3% चेंज करने से आंसर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे हर एक ऑप्शन एक दूसरे से कम 1.5% एक्स्ट्रा है, 1.5% से ज़्यादा, और हम 1% से भी कम कर रहे हैं। तो जो भी नियरेस्ट आंसर होगा, नियरेस्ट ऑप्शन होगा जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे, वो उसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 704 को 702 लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, और इसको 25/27 कर देते हैं। हमने 2 हटा दिया, ठीक है। अब जब हमने 2 हटाया तो इसको 9 से काट सकते हैं कितने बार में, 9 × 72 80, यानी कि 2 कम 78, और ये 9 से 27, 9 × 27, और 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 26। आपके पास आ गया x का वैल्यू कितना, 26 × 25, और 26 × 25 कितना होता है, 26 × 25 होता है 260, 520 और 130, 650, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं हम 2 का वैल्यू हटाए, उससे हो सकता है ज़्यादा का फर्क पड़ गया हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि आप जो हटाए वो कहाँ गया, ठीक है। वो भी हम लिख के बता देते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको 704 को हम 702 हमें बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 702 और प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 25/27 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 702 इंटू 25/27। ये जो 2 हमने साइड में हटाया था वो दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। तो ये 2 × 25 यानी कि 50/27 हो जाएगा ये। अब ये तो एज इट इज जो हमने कैलकुलेट किया था वही चीज़ है ना, ये देखिए यही तो हमने कैलकुलेट किया था ना, 702 इंटू 25/27, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 650। और हमने जो साइड किया था वो ये किया था, ये वाला 2 साइड किया था। 2 जब 25/27 से गुना होगा तो इतना देगा। तो इसका कितना वैल्यू बनेगा, 27 × 2 54, यानी कि 2 गुना से भी 2 गुना से कम ही, यानी कि 2 भी मान लेते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 652 ही होगा। बहुत कम का फर्क आ रहा है ना, इसीलिए हम इसको यहाँ पे हटा के ही चले थे। यदि आपको नहीं हटा के चलना तो आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। अगला सवाल, यदि आपको कैलकुलेशन से बचना है तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगाना होगा, नहीं तो यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कीजिए। लेकिन समस्या क्या है ना, कैलकुलेशन करने में बहुत बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है।
और आपके पास बहुत बार समय भी नहीं होता है। अब तो सवाल चूँकि सेक्शनल टाइमिंग है, 15 मिनट की टाइमिंग है, तो 15 मिनट में 25 सवाल करने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक आना ही चाहिए, ठीक है? कि क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, कितने परसेंटेज चेंज करने हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और जब आप लगातार मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको धीरे-धीरे ये चीज़ आ जाएगा कि कहाँ कितना घटाना, माइनस करना, प्लस करना, ठीक है? आइए अगले सवाल पे देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है जो कि एक डाइनिंग टेबल सेट सेल करता है एक शोरूम वाले को 25% डिस्काउंट पे ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है? यानी कि मान लेते हैं कि जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है उसका मार्क्ड प्राइस जो फर्नीचर का था वो 100 था। इसने इसको सेल किया 25% डिस्काउंट पे, यानी कि 100 का जब 25% आप डिस्काउंट कीजिएगा तो 75 हो जाएगा। यानी कि 100 की चीज़ को 75 पे सेल किया, लेकिन बट 8 से 10% हैंडलिंग फी, यानी कि 10% हैंडलिंग फी भी लगाया। तो 75 का 10% हैंडलिंग फी तो सेलिंग प्राइस पे ही लगेगा, तो 10% यानी कि 7.5, 75 का 10% हो गया। तो बेचा कितने में? इसने इसको बेच दिया 82.5 पे बेचा, ठीक है? तो ये जो फर्नीचर निर्माता है इसका जो सेलिंग प्राइस है 82.5, यही तो सीपी है ना शोरूम वाले का। शोरूम वाले का सीपी कितना हो गया? 82.5। अब यहाँ से देखिए आप कि शोरूम वाले ने जब उसको 30% प्रॉफिट पे बेचा तो वो 4500 रुपया, मतलब सवाल में बोला है कि उसने जितने में खरीदा सेट को उससे 4500 रुपये अधिक में बेचा, तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट कितना कब होता है? जब आप 100 की चीज़ों को 30% ज़्यादा यानी कि 30 का प्रॉफिट लेके बेच दें। 100 की चीज़ पे आप 30 का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 30 बराबर वैल्यू दी हुई है 4500, ठीक है? 45 का प्रॉफिट प्रॉफिट पे बेच रहा है 30 की वैल्यू, तो यहाँ से 100 यानी कि उसकी सीपी कितनी हो जाएगी? 30 की वैल्यू 4500 यानी कि 150 गुना है, तो 100 को भी 150 गुना कर देंगे यानी कि उसकी सीपी हो जाएगी शोरूम वाले की 15,000। और यहाँ पे सीपी शोरूम वाले की कितनी आई थी यूनिट में? 82.5। इस 82.5 की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। यही है। अब आपसे पूछ रहा है कि डाइनिंग टेबल सेट का मार्क्ड प्राइस क्या था, निर्माता ने क्या रखा था? तो निर्माता ने तो 100 रखा था, ठीक है? अब आपके पास सवाल में ये है कि 82.5 की वैल्यू आपके पास है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 82.5 की वैल्यू है आपके पास कितनी? 15,000। और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा? आप खुद सोचिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। जो भी कॉमन होगा उसको जब आप हटा दीजिएगा तो सीधा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा है। यदि आप गुना करने जाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए 82.5 में एक चीज़ मुझे दिख रहा है, इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा कि ये 11 इंटू 7.5 है ना? और ये 11 इंटू 9.09 है। ये 9.09 मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि 1/11 क्या होता है? परसेंटेज में जब हम लिखते हैं तो 9.09% को लिखते हैं ना 1/11। क्लियर है? तो 9.09% को 1/11 लिखते हैं फ्रैक्शन में, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो जब इसको 9.09 से गुना कीजिएगा 11 को तो वो 100 देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए इन दोनों में 11 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि यदि 7.5 की वैल्यू 18,000 है, 15,000 सॉरी, 7.5 की वैल्यू 15,000 है, तो आपको निकालना 9.09 की वैल्यू। यही है ना सवाल, आसान हो गया। तो 7.5 में जब आप सिर्फ इस आगे वाले दो टर्म को देखिएगा तो आप देखिएगा 7.5 का दोगुना हुआ है ना? तो उसी तरह यहाँ भी जब दोगुना कीजिएगा 9.09 को तो ये हो जाएगा 18.18, ठीक है? आपने यहाँ 3 जीरो छोड़ा था तो 1000 से इसको गुना कर दीजिए इसको भी, तो ये आ जाएगा 18,180। कौन सा ऑप्शन सबसे पास में है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? मुझे तो यही सही लग रहा है। यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए कैलकुलेशन ठीक है तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो प्रकार की चीनी है, एक की कीमत 45 रुपये किलो, एक की कीमत 60 रुपये किलो है, और इसको तीसरी किस्म की चीनी के साथ मिलाया जाता है। जो मिक्सचर निकल के आता है वो 55 रुपये पर किलो का आता है। तो जो तीसरी किस्म की चीनी है उसका प्रति किलोग्राम कीमत क्या है? तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि 45 किलोग्राम वाली चीनी को 1 यूनिट मिलाया गया 1 किलो, 60 किलो वाले को 2 किलो,
और कितने किलो वाले चीनी को 3 किलो मिलाया जाए कि एवरेज जो है वो 55 किलोग्राम आ जाए। तो 55 किलोग्राम किसका? इस पूरे 3 2 5 1 6 किलो का। ठीक है, तो यदि 6 किलो का प्राइस 55 बनाना है तो 55 इंटू 6 टोटल प्राइसिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसमें 45 वाले की प्राइसिंग क्या है? 45 किलोग्राम। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में? एक। 45 रुपये प्राइसिंग वाली 1 किलो है, तो 45 हो गई है, 45 गुना 1 प्लस 60 रुपये किलो वाली चीनी 2 किलो है, तो यहाँ से कितना प्राइसिंग बन गया? 60 गुना 2 120। अब तीसरा जो चीनी है उसका रेट मुझे नहीं पता है, वही पता करना है। एक्स मान लेते हैं, यदि उसका रेट है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है? 3। क्लियर है? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 55 इंटू 6 250 275, यहाँ से आ गया 165 प्लस 3x, तो x इक्वल टू आ गया कितना? 110। 55 इंटू 6 275 110, तो x का वैल्यू कितना आ गया? कुछ गलत हो गया क्या? 45 गुना 3 45 गुना 1 60 गुना 120 x 3x 55 गुना 6, सॉरी 55 गुना 6 275 नहीं होगा, 55 गुना 5 275 होता है, 55 गुना 6 हो जाएगा 275 और प्लस में 55 यानी कि 330। x की वैल्यू आ जाएगी 165, 3x की वैल्यू 165, तो x इक्वल टू आ जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पर्सन जो है 18,000 इन्वेस्ट किया दो स्कीम में, स्कीम एक्स और स्कीम वाई। स्कीम एक्स पे 15% पर एनम मिलता है इंटरेस्ट, और स्कीम वाई में 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, और दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे है। और उसको जो 1 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट मिला दोनों स्कीम से वो 2160 मिला। तो 18,000 पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 2160। कितना परसेंट है निकाल लेंगे आप 18,000 का? तो ये करेंगे 2160 18,000 का कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं। इंटू 100, 2 जीरो 1 जीरो, यानी कि 18 से 216 कितने बार में? 12 बार में कट जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट है ये? 18,000 का 2160 12% है। अब खुद सोचिए कि एक जगह स्कीम में 15% रिटर्न मिल रहा है, एक जगह 10%, और ओवरऑल रिटर्न 12% का है, तो इनका रेशियो निकल जाएगा एक्स और वाई का। यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 10, सॉरी 12 माइनस 10 2, और ये आ जाएगा 15 माइनस 12 3, 2:3। तो पूछ रहा है स्कीम एक्स में कितनी राशि इन्वेस्ट की गई थी। तो टोटल यदि 5 यूनिट बराबर 18,000 है, 5 यूनिट बराबर 18,000 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7200, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3600। 5 यूनिट बराबर 1800, तो 1 यूनिट बराबर, सॉरी 5 यूनिट बराबर 18,000, तो 1 यूनिट बराबर 3600, तो 2 यूनिट बराबर 7200, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन उल्टा हो गया, बी सी डी ई हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी है 7200। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कोन है और एक हेमीस्फीयर है, दोनों का सेम वॉल्यूम है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कोन का वॉल्यूम होता है। और जो हेमीस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों का त्रिज्या भी सेम है, तो दोनों जगह हमने आर ही लिया हुआ है, दोनों का त्रिज्या सेम है तो आर ही लिया है, दोनों आर है। तो यहाँ से शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h, और उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। ये रेशियो पूछ रहा है h/r का, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम। तो यहाँ से काटते हैं, जो कट जाता है पाई बाई थ्री कट गया, और आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से एक आर बचा। रेशियो क्या हो गया? h/r इक्वल टू, ये 2 बचा हुआ है 2:1, यानी कि h/r का रेशियो क्या हो गया? 2:1, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है कि 2 सर्कुलर पॉन्ड है, तालाब हैं, उनकी परिधि का अनुपात 3:5 है। कल भी सवाल में कल के वाले सेट में एक ऐसा ही सवाल था जिसमें दिया हुआ था कि यदि रेडियस का ये रेशियो है तो परिधि सरकमफेरेंस का रेशियो क्या होगा। तो जो रेशियो सरकमफेरेंस का होता है वही रेशियो रेडियस का भी होता है, और रेडियस का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है उसके एरिया का रेशियो। तो यहाँ से यदि सरकमफेरेंस का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, तो दोनों तालाब के रेडियस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? R1:R2 भी 3:5 हो जाएगा। ठीक है, और उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा वो होगा 9:,
25, इसका स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बोल रहा है कि छोटे तालाब का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो छोटा तालाब तो ये है ना 9, 9 इक्वल टू 150 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है 25 इक्वल टू क्या होगा, कि बड़े तालाब का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि 9 की वैल्यू 150 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150 इंटू 25/9। इसको ऊपर नीचे 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 तिया 150 और ये 3 तिया 9, यानी कि आ गया 25 पंजे 125, 1250/3। 1250 में 1200 को जब 3 से काटेंगे तो 400 आएगा, और 50 को जब 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51, 17 के आसपास आएगा आएगा यानी कि 417। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। इसमें बोला एक प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन निकालने बोला है। प्रिज्म का वॉल्यूम हम बताएं आप लोगों को, वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है बेस का दिया हुआ नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि उसके बेस में एक रेगुलर हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन का एरिया आप लोग जानते हैं। रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन में टोटल 6 इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 से 2 बार में, 2 बार में ये आ गया 3√3 a²/2 आ गया ना रेगुलर हेक्सागन का एरिया। तो ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया, और ये जो प्रिज्म बोल रहा है उसका बेस रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा, √3 इंटू a²। ए हो गया उसका साइड, और साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी कि a² 36 हो जाएगा, और हाइट दिया हुआ है प्रिज्म का 10। तो यहाँ से आ जाएगा 18 से कट जाएगा 36, 2 18 54, यानी कि 540√3 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर डिजाइंड एज ए पार्ट ऑफ टारगेट प्रैक्टिस बोर्ड। तो टारगेट प्रैक्टिस बोर्ड आप लोग जानते हैं कि इस तरीके का होता है, मतलब वो जो आप लोगों ने देखा होगा निशाना वगैरह लगाते हैं तीर से या तो फिर बंदूक से, तो ऐसा कुछ होता है। इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब तीनों का केंद्र एक ही जगह, और इसमें जो डायमीटर है तीनों के वो एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब एपी में जब 3 चीज़ें होती है, 3 नंबर्स होती है, ए बी सी मान लीजिए एपी में है, तो बी क्या होता है, ए और सी का एवरेज होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बी ए और सी का एवरेज होता है। तो इसमें जो बीच वाला, इसमें एक लाइन और बोला है कि इन तीनों का व्यास जो है एपी में है, डायमीटर। तो डायमीटर यदि एपी में है तीनों का, एक के डायमीटर पहले सबसे छोटे वाले के D1 मान लेते हैं, बीच वाले के D2 डायमीटर, और सबसे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर D3। यदि ये एपी में है तो इनकी सरकमफेरेंस भी एपी में होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या होता है, बस इसको पाई से गुना कर देंगे, यही तो सरकमफेरेंस हो जाएगा तीनों सर्कल का। ठीक है, तो यदि D1 D2 D3 ये एपी में है, तो पाई D1 पाई D2 पाई D3 ये भी तो एपी में होगा। इसमें सबसे छोटे वाले का वो दिया हुआ है परिधि सरकमफेरेंस 6 पाई, और सबसे बड़े वाले का 14 पाई। पूछ रहा है कि बीच वाले सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। तो अभी बताएं कि बीच वाला जो होता है बी, इन दोनों का एवरेज होता है, तो 6 पाई और 14 पाई का एवरेज क्या हो जाएगा, 8 14 24/2, यानी कि 10 पाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 पाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको ड्रिल किया जाता है और उससे 4 सिलेंडर निकाले जाते हैं, और सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और उनका जो हाइट है वो फुल हाइट है, मतलब जो हाइट पुराने वाले सिलेंडर का था वही हाइट है। देखिए ये सवाल क्या है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से सॉलिड सिलेंडर है, इससे पाँच नहीं सॉरी 4 सिलेंडर निकाले जाते हैं इसमें होल करके। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने होल किया, इसका जो रेडियस है 5 दिया हुआ है, ठीक है, हाइट मान लेते हैं h। इससे छोटे छोटे 5 सिलेंडर और निकालेंगे सेम हाइट के, यानी कि यहाँ पे एक हमने होल करके एक सिलेंडर निकाल लिया, इसका लेंथ क्या है, वही है जो पुराने वाले का था h। ठीक है, ऐसे ऐसे 5 निकाल लिए, 1 2 मान लीजिए टोटल 5, ठीक है। और बोल रहा है कि जो हटाया गया उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले टोटल का वॉल्यूम क्या होता है,
तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये टोटल का वॉल्यूम हो गया। इसमें से जो 5 हटाए गए, सॉरी 4 हटाए गए, उसका वॉल्यूम क्या होगा? हटाए गए आयतन, हटाए गए जो सिलेंडर, उसका वॉल्यूम का परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये तो हो गया हमारे बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। इसमें से जो 4 छोटे छोटे हटाए गए उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू पाई आर वन का होल स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। इसका रेडियस 5 था और जो हटाया गया उसका रेडियस 1 है। तो यही पूछ रहा है ये जो है इसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे। तो 4 पाई आर वन का होल स्क्वायर, तो आर वन की वैल्यू क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय किस में से हटाया गया, किस में से परसेंटेज निकालना है, तो बड़े वाले सिलेंडर में से, यानी कि 4 नहीं पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई एच कैंसिल हो गया। आर वन की वैल्यू लिख देते हैं। आर वन छोटा वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस 1 दिया हुआ है, तो 1 ये हो गया 4 पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच, और ये हो गया पाई, और ये बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच। पाई एच खत्म हो गया, क्या आ गया 4/25। 4/25 को जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, कितना परसेंट आ गया 16%। यानी कि जो हटाया गया उसका आयतन कितना था, बड़े वाले सिलेंडर के आयतन का 16% था। ऑप्शन नंबर ए। ये अगला और आखिरी सवाल देख रहे हैं। इसमें बोला एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण एक सेंट्रल एंगल है सेक्टर का सर्कल में, जिसका एंगल का वैल्यू है 135 डिग्री, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और एक और दूसरा सेक्टर बनाया गया। देखिए सवाल कह रहा है कि एक सर्कल है, इसमें एक सेक्टर है 135 डिग्री एंगल का, ये वाला, ठीक है। इसमें जो एंगल बना रहा है ये सेक्टर 135 डिग्री बना रहा है, इसका रेडियस भी 8 दिया हुआ है। बोला है इसी सर्कल में एक और अन्य त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है, एक और बनाया गया सेक्शन सेक्टर जिसका एंगल दिया हुआ है 3 पाई/4, और 3 पाई/4 क्या होता है, 3 पाई की वैल्यू 180/4, ये भी 135 ही आ जाएगा। मतलब इसका भी जो एंगल है 135 ही है, दोनों का एंगल 135 ही है, तो दोनों का एरिया भी तो सेम हो जाएगा ना। तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए। सेम सवाल पूछा गया था किसी शिफ्ट में 2025 के टीयर 1 में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया, किसी भी सवाल में डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ सवाल जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब कॉमन सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक के लिए बाय।